हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। चैप्टर का नाम दिया है मैंने बोटनी। अब बोटनी जो है अपने आप में बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ये कोई एक चैप्टर नहीं है, एक पूरा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग पादपों के बारे में पढ़ते हैं। आपको प्लांट टिश्यू पढ़ना है क्लास 9th में, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ऑलरेडी हम लोग उस वाले चैप्टर को कवर कर चुके हैं। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर आप देखते हैं लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, तो उसमें आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद पादपों में परिवहन के बारे में, पादपों में उत्सर्जन के बारे में। ये सारे टॉपिक्स जो थे ना, इनसे प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाया था, यानी जंतु से संबंधित, मानव से संबंधित हम लोगों ने कवर कर लिया है। बस प्लांट वाले पार्ट्स हमारे बचते थे। उन सारे ही टॉपिक से इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग सवालों को करेंगे। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, उसमें आपको पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है। पादपों में गति और पादप हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे इसी वाले चैप्टर के अंदर। तो प्लांट टिश्यू को छोड़ दो, तो प्लांट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको नहीं करवाए थे, उनसे प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाए थे। तो उन सारे ही टॉपिक से प्रश्न जो है अब हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। और यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। टोटल हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। तो आज हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, पादपों में परिवहन के ऊपर और पादपों में उत्सर्जन के ऊपर प्रश्नों को कवर करेंगे। बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को करेंगे अगले वाले पार्ट 2 में। ये बायो का लास्ट चैप्टर है ना, बायो का ये लास्ट चैप्टर है, यानी कि बोल सकते हो सेकंड लास्ट ये वीडियो है। लास्ट वीडियो आएगा कल। अगर आप इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाइए, और ऐप पर जाने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक प्रमुख कच्चे पदार्थ कौन से हैं? खाना बनाने के लिए हम लोग कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो कच्चे पदार्थ के रूप में वो क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होना चाहिए, और बैलेंस्ड फॉर्म में याद होने चाहिए, है ना। बैलेंस्ड फॉर्म में याद होने चाहिए। 6 12 1 6 6, है ना। ये 6, यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 1 है, ये 6 है और ये 6 है। बैलेंस्ड फॉर्म में संतुलित रासायनिक समीकरण फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का आपको कंठस्थ जो है होना चाहिए। याद रखिए कच्चा पदार्थ क्या है। कच्चा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चा पदार्थ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। उसके बाद बनता है ग्लूकोज, और यहां पर ये दोनों सह उत्पाद हैं। ये दोनों क्या है? सह उत्पाद हैं। सह उत्पाद यानी कि ये वेस्ट है। आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस में ये वेस्ट है। कभी कभी आप देखेंगे तो यहां पर जो है जल आपको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आप ये पूरा याद रखें कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है। तो कभी कभी केवल ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया होता है, कभी कभी ये तीनों ही ऑप्शन में दिए होते हैं। तो अगर तीनों दिए हुए हैं तो तीनों वाला जो ही हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये सह उत्पाद है और ये मुख्य उत्पाद है। ये मुख्य उत्पाद है, यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्लूकोज बनाना चाह रहा है, लेकिन ये जो है बिन बुलाए मेहमान है, ये बनते हैं, तो ये वेस्ट कहे जाएंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल प्लांट्स लेते हैं मिट्टी से, जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये लेते हैं रंध्र के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? मैंने अभी आपको बताया, ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बोल सकते हो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में संचित ऊर्जा का कौन सा रूप पौधों में मंड के समान कार्य करता है? मंड बोले तो स्टार्च के समान कार्य करता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में ये जो ग्लूकोज बनता है इसका इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं। अब जो ग्लूकोज बच जाता है, जो ग्लूकोज बच जाता है, उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स जो है स्टोर कर लेते हैं बाद में यूज करने के लिए। जब ग्लूकोज की कमी होगी
तो इस स्टार्च को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तत्काल जिस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं किया जाना है उसे प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, है ना। संचित भोज्य पदार्थ, ये स्टार्च क्या है? संचित भोज्य पदार्थ, स्टोर्ड फूड है ये प्लांट के अंदर। ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। हमारे अंदर भी जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज तत्काल यूज में नहीं है उसे स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन स्टार्च के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं, यानी जंतुओं में ये स्टार्च है। वास्तव में ये है ग्लाइकोजन, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जंतुओं में स्टार्च ये है, क्योंकि जंतुओं में जो खाना को संचित किया जाता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में किया जाता है और प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में किया जाता है। तो स्टार्च के समान कार्य करता है मानव शरीर में संचित ऊर्जा का कौन सा रूप? तो ग्लाइकोजन। सी हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये जो प्रकाश ऊर्जा है इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल अणुओं का अपघटन कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनते हैं। यानी इस लाइट एनर्जी के मदद से जो जल है इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, है ना। जल लिया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में, तो इसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इस लाइट एनर्जी के द्वारा। फिर ये जो हाइड्रोजन है ये अपघटन कर देता है, रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये लाइट एनर्जी है, ये जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज में। तो सभी सही है, डी ऑप्शन जो है सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। मरुदुभिद पौधों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स, फाइट का मतलब प्लांट होता है और जेरो का मतलब ड्राई होता है। वैसे प्लांट्स जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है, ऐसे प्लांट्स जो वहां पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है उन्हें हम लोग जेरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे रेगिस्तान में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसे आप जेरोफाइट्स बोल सकते हो, ड्राई प्लेस पर जो उगते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक होते हैं, है ना। पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक खटाखट से हो जाए, तुरंत के तुरंत हो जाए, है ना। एक के बाद एक जो है तत्काल सारे ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। जेरोफाइट्स में क्या होता है? जेरोफाइट्स में जो ये प्लांट्स होते हैं ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भाई दिन में क्यों नहीं लेते हैं? दिन में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये जीरोफाइट्स हैं, प्लांट के अंदर पानी की कमी है। अगर दिन में ये स्टोमेटा को खोलेंगे तो जो भी पानी है जीरोफाइट्स के अंदर बचे हुए वो भी भाप के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जो जीरोफाइट्स होते हैं वो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ताकि रात के समय में अगर अंदर खोला भी जाएगा तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो नहीं होगा, क्योंकि ना सनलाइट है और ना ही टेम्परेचर जो है हाई रहेगा उस समय, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाती है लाइट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तब। तो दिन के समय में ये रंध्र को जो है बंद करके रखते हैं, रात के समय खोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। उसके बाद क्या होगा? रात में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण तो करेगा, लेकिन प्रकाश ऊर्जा जो है दिन के समय मिलेगा, ना कि रात में मिलेगा। दिन में क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। होता क्या है कि जो जीरोफाइट्स होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बीज का कोई उत्पाद बना करके रख लेते हैं। फिर दिन के समय में क्लोरोफिल के द्वारा जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप किया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज।
ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आपको मॉर्निंग में कहीं निकलना है, अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है ना, 4 बजे 5 बजे सुबह में आपको निकलना है और दूर आपको कहीं जाना है, तो खाने पीने की चीज़ें जो है हम लोग साथ में लेकर के जाते हैं। तो अब उतना सुबह सुबह उठ करके तो कुछ बनाने नहीं जाएंगे, तो क्या करते हैं कि आधा काम जो है रात में कर लेते हैं। जैसे घर में मम्मी अक्सर क्या करती है, कहीं निकलना हो तो सब्जी वगैरह जो है, जो कुछ भी मॉर्निंग में जल्दी से बन जाए, उसका आधा काम वो रात में ही करके रख लेती है, ताकि मॉर्निंग में जो है जल्दी से सारे सामान जो है हमारे बन जाए। ठीक वही काम जो है यहाँ पर किया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात में तो ले लिया गया है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिन के समय बनेगा। रात में क्या है कि बीज का कोई उत्पाद बना करके रख लिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे रात में पनीर को फ्राई करके रख लिया गया और मॉर्निंग में जो है उसका सब्जी बना लिया गया, ठीक वैसे ही मानकर चलो कि बीज का एक उत्पाद बना करके रख लिया जाएगा। फिर दिन में जब लाइट एनर्जी रहेगी तो क्लोरोफिल उस एनर्जी को ट्रैप करके और तब जाकर के उस बीज का जो उत्पाद होगा उससे जो है अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो ए और सी सही है, बी जो है गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? क्लोरोफिल क्यों चाहिए? यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सही है। ये देखो, ये एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है। जैसे ये पत्ती है, इसको यहां से काट दिया गया है और यहां से आप देख रहे हो, ठीक, जूम करके आपको दिखाया गया है। ये आपको ऊपरी बाह्य त्वचा दिखाया गया है, यानी ऊपर वाली एपिडर्मिस, ये नीचे वाली एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के ऊपर मोमी क्यूटिकल होता है। इन सब के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद पत्तियों में ना मेजोफिल नाम के सेल्स होते हैं, मेजोफिल नाम के सेल्स होते हैं, और ये मेजोफिल सेल्स जो होते हैं ये और कुछ नहीं पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं पत्तियों के अंदर। मेजोफिल सेल्स की क्या खासियत है, या फिर पत्तियों में जो पैरेन्काइमा सेल्स है उनमें क्या खास बात है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। देखो, ये सारे के सारे जो कोशिकाएं आपको दिखाई गई है, जिसमें बहुत सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं, ये सब मेजोफिल सेल्स है ना। ये सारे मेजोफिल सेल्स हैं और इनमें जो है बहुत सारे आपको हरित लवक दिखाए गए हैं। प्लांट के और सारे जो सेल्स होते हैं उनमें हरित लवक जो है कम होते हैं, लेकिन पत्तियों में मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की जो घटना है वो क्लोरोप्लास्ट में ही, हरित लवक में ही होती है। इसीलिए जो ये मेजोफिल सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। ये एपिडर्मल सेल है, ये बाह्य त्वचा की कोशिका, ये बाह्य त्वचा की कोशिका, यहां भी ये बाह्य त्वचा की कोशिका, बाह्य त्वचा की कोशिका है ना, बाह्य त्वचा की कोशिका। और बाह्य त्वचा की कुछ कोशिका रूपांतरित हो जाती है द्वार कोशिका में, और द्वार कोशिका के बीच में जो छेद होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो द्वार कोशिका होती है ना, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये पत्ती की संरचना आपको ध्यान में रखनी है। और ये बीच में गैप दिखाया गया है, इसमें एयर ट्रैप्ड होती है, ठीक है, इसमें एयर ट्रैप्ड होती है। यह संरचना आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में इस डायग्राम को देकर के सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट को तो किचन हाउस कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता है और भोजन बनता है प्लांट का। केवल स्वपोषी पौधों में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्रों के माध्यम से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, मेनली जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल सही है। रंध्र का खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिका में जल की मात्रा से जो है नियंत्रित होता है। द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ने पर रंध्र बंद हो जाता है। जब द्वार कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। यहां पर लिखा है कि बंद हो जाता है, गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वार कोशिकाओं में जल जाने पर वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है, सही है। द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा घटने पर वे सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है ना। स्टोमेटा में द्वार कोशिका होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये बीच का छेद जो है स्टोमेटा है। द्वार कोशिका में पानी प्रवेश करेगा, यहां देख लो, ये द्वार कोशिका है जिसमें आपको ये हरित लवक भी दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है। द्वार कोशिका में जब पानी प्रवेश करेगा द्वार कोशिका फूल जाएगी, रंध्र जो है बंद हो जाएगा, है ना, रंध्र जो है बंद हो जाएगा। द्वार कोशिका में रंध्र खुल जाएगा। द्वार कोशिका में पानी प्रवेश करेगा, द्वार कोशिका फूल जाएगी और रंध्र खुल जाएगा।
है ना, ये खुला हुआ रंध्र है। और जब द्वार कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा, द्वार कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी और रंध्र बंद हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। ये सही है। देखो, गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से तो रंध्र से ही होता है, मेनली रंध्र से ही होता है, लेकिन थोड़े बहुत गैसों का आदान प्रदान तने से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है और पत्तियों की सतह से भी हो सकता है, जिस पर क्यूटिकल की परत होती है उससे भी हो सकता है। जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कैसे करते हैं? जो पौधे स्थल पर रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति कैसे करते हैं? तो मिट्टी से जल को अवशोषित किया जाता है। जो जड़ें होती हैं उनमें मूल रोम पाए जाते हैं और इस मूल रोम से परासरण द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषण किया जाता है जल को। प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस, परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व पौधों के लिए आवश्यक है? देखो, पौधों के लिए कई सारे खनिज तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं। अगर इसमें आप सीसा को छोड़ दो तो ये सारे के सारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। आपके बुक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम ये सब दिया गया है, तो इसीलिए मैं बी आंसर जो है यहाँ पर टिक मार करके चल रहा हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा सीसा को अगर आप छोड़ देते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, जस्ता ये सारे भी चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पर केवल बी ऑप्शन टिक क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि आपके बुक में ये सारे नाम मेंशन है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए याद रखने को आप ये सारे याद जो है रख सकते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आपको टिक मारना है। जैसे मान लो यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाता, वैसे केस में आपको बी जो है आंसर टिक मारना पड़ता है। सीसा को छोड़कर ये सारे चाहिए होते हैं। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, लेकिन प्लांट जो है नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन है, ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तब जाकर के उस नाइट्रेट को प्लांट्स लेते हैं और वहां से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्ट प्लांट्स नहीं करते हैं। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट आयन में, है ना, कन्वर्ट करने का काम जो है कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं वो करते हैं, और तब जाकर के इस फॉर्म में प्लांट्स जो है इन सारे को लेते हैं और वहां से इनको नाइट्रोजन जो है मिलता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये काम जो है करने का काम कौन करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या होता जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता? अगर पादप को आप 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है, क्योंकि कमरा अंधेरा है, सनलाइट नहीं मिलेगा। सनलाइट अगर नहीं मिलती है तो फोटोसिंथेसिस की घटना जो है वो नहीं घटने वाली है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट क्या इस्तेमाल करेगा? प्लांट इस्तेमाल करेगा स्टार्च को, है ना। ये जो स्टार्च, प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके जो रखते हैं, इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा। अब 3 दिन तक इसमें रख देंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि स्टार्च भी समाप्त हो जाएगा, है ना। यानी जो खाना स्टोर करके रखा गया था वो भी खत्म हो गया और नया खाना बन भी नहीं रहा है। ऐसे में प्लांट क्या है कि वो मर जाएगा, भूख के मारे मर जाएगा। तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं उनके लिए डैश एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसमें अभी आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है ये अपने आप में क्या है? एक अपशिष्ट उत्पाद है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है, ये अपशिष्ट उत्पाद है, वेस्ट प्रोडक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ना। ये जो CO2 है इससे क्या बनता है C6H12O6, ये रिडक्शन होता है, ठीक है, ये रिडक्शन होता है। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, सही है। जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। गलत चुनना था, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? ये तो सेम सवाल है, रिपीट हो चुका है, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताना है कि एक के बाद एक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एकदम क्रम में आपको बताना है। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये पहले होगा। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। फिर उस रासायनिक ऊर्जा के मदद से जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है और तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होता है। इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। ये सब जो है आपको इसी क्रम में ध्यान में रखने होंगे। CBAD, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई है, यानी जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। दिए गए कथनों में से कौन सा सपोषियों के संबंध में गलत है? गलत चुनना है। इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो सपोषी फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। सपोषियों कि कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, बिल्कुल सही है। सपोषियों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। कार्बन जो ग्लूकोज बनता है उसमें कार्बन है, ठीक है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु सपोषी होते हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स सपोषी होते हैं और कुछ आपके जीवाणु भी होते हैं जो सपोषी होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया सपोषी है। तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। ग्लाइकोजन नहीं, स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, स्टार्च के रूप में। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। डैश से जल के 6 अणु बनते हैं, जल के 6 अणु बनते हैं, ठीक। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O है, तो 12 H2O, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसे हम लोग किचन हाउस बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं कोशिका का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये अपशिष्ट उत्पाद है, ये भी अपशिष्ट उत्पाद है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको चूज करना है और साथ में अवस्था के संकेत भी सही सही होने चाहिए। फोटोसिंथेसिस के ही इक्वेशंस दिए गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण इसमें है, इसमें है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक ही सही है। अवस्था चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर देखो जलीय विलयन के रूप में है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में, पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, पानी जो है द्रव के रूप में, ग्लूकोज यहां पर बनेगा जलीय विलयन के रूप में, घुले हुए रूप में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, और यहां पर जल जो है लिक्विड के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में। डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। पौधे के लिए खनिज लवणों का निकटतम और प्रचुरतम स्रोत क्या है? पौधे जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और जो भी खनिज लवण उनको चाहिए होते हैं वो मिट्टी से ही लेते हैं। तो निकटतम और प्रचुरतम स्रोत जो है मिट्टी है। यदि पौधे के क्लोरोफिल युक्त अंग जड़ों से बहुत दूर हो तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री के वितरण के लिए क्या आवश्यक हो जाता है? देखिए, अगर प्लांट जो है वो छोटे हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, तो उनमें क्या होगा कि जो पत्ती है और जो जड़ है इनके बीच की दूरी कम होगी। अगर प्लांट छोटे हैं
अगर प्लांट छोटे हैं तो क्या होगा, जो पत्ती है जिसमें खाना बनता है और जो जड़ है, इनके बीच की दूरी जो है वो कम है। तो जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाना है या फिर जो खनिज लवण है इनको पत्तियों तक पहुंचाना है, ये काम जो है विसरण के द्वारा हो सकता है। पत्ती और जड़ है ना, बोल रखा है क्लोरोफिल युक्त अंग, क्लोरोफिल युक्त अंग मेनली यहां पर लीफ की ही बात की जा रही है, और जड़, इनके बीच की दूरी अगर कम होती है तो विसरण प्रक्रिया से जो ये खनिज लवण होते हैं ये पत्तियों तक पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी ज्यादा हो, वैसे केस में जो है एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली चाहिए, यानी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर चाहिए। प्लांट छोटे हैं, पत्ती और जड़ के बीच दूरी कम है, डिफ्यूजन के जरिए जो है चीजें पहुंच सकती है पत्तियों तक। लेकिन अगर पत्ती और जड़ के बीच दूरी अधिक है, जो कि बड़े बड़े वृक्ष में होते ही हैं, उनमें प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जल को पहुंचाने के लिए, खनिज लवणों को भी पहुंचाने के लिए, और पत्तियों में जो भोजन बना है उसको भी प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाने के लिए। जब पौधों में दूरी बढ़ जाती है तो विसरण प्रक्रिया क्यों पर्याप्त नहीं रहती? यही चीज है, अगर पत्ती और जड़ के बीच दूरी बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन प्रक्रिया क्यों पर्याप्त नहीं रहती? क्योंकि विसरण केवल छोटी दूरी पर ही प्रभावी होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, तो ऐसे में पत्ती से पत्तियों तक खनिज लवण को पहुंचने में जो है बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक प्लांट जो है डेड कर जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, सही है। पौधों में अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। अधिकांश कोशिकाएं मृत, देखो पादपों में सबसे ज्यादा जो कोशिका पाई जाती है वो पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा जो है लिविंग सेल है, लेकिन फिर भी प्लांट में जो एक बड़ी मात्रा में कोशिकाएं जो है डेड रहती है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सही मानकर चलेंगे। पौधों को जीवों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नहीं। जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्लांट की तुलना में। प्लांट तो एक जगह स्थिर रहते हैं, जबकि जंतु जो है वो गति करते हैं, इसलिए जो है खास करके गति के कारण जो है जंतुओं को जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जंतुओं में सारे सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर बड़ी मात्रा में कोशिकाएं जो होती है वो डेड होती है। पौधों में धीमे वहन तंत्र प्रणाली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो कौन सही है? केवल 1 और 3 सही है। ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। पौधों का वहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होगा? पत्तियों से ऊर्जा युक्त पदार्थों यानी कि जो ग्लूकोज बनता है उसके बारे में कहा जा रहा है। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है, और जड़ों से कच्ची सामग्री के वहन के लिए। जड़ से जल का अवशोषण किया जाएगा, पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। जो खनिज है उसको जो अवशोषित किया जाएगा उसको भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से। पत्तियों में जो खाना बना है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं। पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, जल और खनिज लवणों का वहन ये किया जाएगा जाइलम के द्वारा, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये याद रखिएगा। जड़ से पत्तियों तक ही ट्रांसपोर्टेशन होता है जल और खनिज लवणों का जाइलम के द्वारा, ये याद रखिएगा। पौधों में पत्तियों से निर्मित कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य उत्पादों का वहन कौन करता है? अब पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट बना उसको प्लांट्स के अदर पार्ट में कौन पहुंचाएगा? कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य उत्पाद भी कुछ होते हैं जो फ्लोएम के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट्स के अदर पार्ट्स में। ठीक, पत्तियों में जो खाना बना और अन्य उत्पादों का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और फ्लोएम में याद रखिएगा कि पत्तियों में जो खाना बना है वो रूट में भी आ सकता है, और रूट से खाना जो है पत्तियों में भी जा सकता है। मान लीजिए कि पत्तियां जो है झड़ जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो जड़ में जो खाना संचित है उसे वापस प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल है। फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वो बाई डायरेक्शनल होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है?
देखो प्लांट के जो वायवीय भाग होते हैं, जैसे प्लांट का तो जड़ होता है मिट्टी के अंदर और कई सारे पार्ट्स होते हैं जो एयर में होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो वायवीय भाग होता है, जो एरियल पार्ट होता है, यहां से जो जल का हास होता है वाष्प के रूप में, पादप के वायवीय भाग से जल का जो हास होता है वाष्प के रूप में, जल का जो उत्सर्जन होता है वाष्प के रूप में, इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों से ही होता है, रंध्र के माध्यम से। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, पत्तियों से जो जल का हास होगा वाष्प के रूप में, इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। जाइलम में जल की ऊपर की ओर गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल क्या है, ये याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। ये एक फोर्स है, ये और कुछ नहीं, एक फोर्स है, खिंचाव है जो जल के ऊपर लगता है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी के टाइम में जब पसीना ज़्यादा निकलता है हमारे बॉडी से तो हमें प्यास भी अधिक लगती है, यानी पसीने का निकलना आपको मजबूर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक वही चीज़ यहाँ पर होता है कि जब पत्तियों से जल का हास होता है तो पानी के अंदर प्लांट के अंदर जो है जल तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जल तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और जो जड़ से जल का अवशोषण है इसके लिए एक खिंचाव जल के ऊपर लगता है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस ऐसे चैनल बनता है वाटर का और इसके ऊपर एक खिंचाव लगता है। जितना ज्यादा जल का हास होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, उतना ही ज्यादा खिंचाव जो है जल के ऊपर लगेगा जाइलम के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा जल जो है ऊपर की ओर चढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जल का अवशोषण होगा जड़ों से। तो एक ड्राइविंग फोर्स प्रेरक बल क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण। जो आप बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखते हैं, वहां पर पानी जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है जाइलम की मदद से। इसके पीछे कारण यही है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। अगर मान लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा ना तो फिर पानी नहीं पहुंच पाएगा ऊपर। यानी जो वाष्पोत्सर्जन है इससे क्या हो रहा है, जल का हास हो रहा है। लेकिन ये जरूरी भी है, जल का हास होना जरूरी भी है, तभी जाकर के जड़ से जल का अवशोषण जो है किया जाएगा और पानी जो है पत्तियों तक पहुंचेगा। तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं ना, उसमें पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या फिर वाष्पोत्सर्जन कर्षण का जो है रोल होता है, इसी का रोल होता है। और जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, जो जमीन के काफी नजदीक तक ही रहते हैं, उनमें मूल दाब भी जो है पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में रोल प्ले करता है। लेकिन याद रखिएगा, छोटे प्लांट में, स्मॉल प्लांट्स में और रात के समय में, ठीक है, रात के समय में बोल दो या फिर एकदम से अर्ली मॉर्निंग में जो है मूल दाब का रोल होता है पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में, जड़ से जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करने में। लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं इसमें इस मूल दाब का कोई रोल नहीं होता है। रात्रि के समय पौधों में जल के वहन में कौन सा बल प्रमुख रूप से कार्य करता है, तो रात्रि के समय ठीक है। और पौधों में भी जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनमें जल के वहन में मूल दाब का रोल होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां देख लो, जो पादप के वायवीय भाग होते हैं, जो वायु में भाग होते हैं, उनसे जल का वाष्प के रूप में जो हानि होता है उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल का अवशोषण होता है और जड़ से पत्तियों तक जल का वहन होता है और जल के साथ साथ जो खनिज लवण घुले होते हैं उनका भी वहन होता है, सहायक है ये वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये ताप के नियमन में भी सहायक है वाष्पोत्सर्जन, यानी प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी जो है ये वाष्पोत्सर्जन करता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ताप के नियमन में भी, टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी इस वाष्पोत्सर्जन का रोल होता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्तियां जो होती है, उनकी सतह जो होती है वो ठंडी हो जाती है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स में ही। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और ये जड़ है और ये तना है। अगर आप जमीन के नजदीक से ऐसे एक शार्प ब्लेड से ऐसे काटो तना को, तो आपको ऐसे पानी निकलता हुआ दिखेगा। ये मूल दाब के कारण होता है।
मूल दाब प्रभावी कब है? एकदम से अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, या फिर रात के समय में, लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग भी आप बोल सकते हो। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उसमें जाइलम में जो जल की गति है, इस जाइलम में जो जल की गति होती है किसके कारण हो पाती है? इसी वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। इसमें है ना, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसमें ये मूल दाब का रोल नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त विलय उत्पादों के वहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, कार्बोहाइड्रेट बना, उसका जो है वहन किया जाता है विलय रूप में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, जो ग्लूकोज बना, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है सुक्रोज के फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर जो खाना बनता है वो तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। पत्तियों में खाना ग्लूकोज के रूप में बन गया, लेकिन पत्तियों से ये जो खाना है प्लांट के अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में जाते हैं, है ना, सुक्रोज के फॉर्म में, विलय रूप में। और जो खाना बच गया, जिसका तत्काल यूज नहीं है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो बोल सकते हो खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसलोकेट, ये जो स्थानांतरण है, ये होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और संचित करके रखा जाता है स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोएम द्वारा किन किन पदार्थों का परिवहन किया जाता है? देखो, फ्लोएम द्वारा जो है अमीनो अम्ल है, हार्मोन है, अन्य पदार्थ है, इन सारे का परिवहन किया जाता है। और साथ में ये जो सुक्रोज है या फिर फोटोसिंथेसिस में जो खाना बना है, उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फ्लोएम द्वारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और साथ में अमीनो अम्ल है, हार्मोन है, अन्य पदार्थों का भी परिवहन किया जाता है फ्लोएम के जरिए। फ्लोएम में भोजन किस दिशा में संचरित होता है? तो मैंने आपसे कहा दोनों दिशाओं में, पत्तियों से जड़ की तरफ भी, जड़ से पत्तियों की तरफ भी। फ्लोएम में भोजन के वहन के लिए कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? तो फ्लोएम में साथी कोशिकाएं होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये सहायता करती है भोजन के वहन में। तो फ्लोएम के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, सीव प्लेट है, सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, और फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं। तो देखो, ये जो सीव ट्यूब है, चालनी नलिका, इसी से जो खाना फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज, उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। और इसमें ये कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो हेल्प करती है ना, ये साथी कोशिका जो है वो हेल्प करती है। फ्लोएम का कौन सा भाग भोजन को ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो चालनी नलिकाएं, है ना, इसकी बात की जा रही है, सीव ट्यूब की बात की जा रही है। फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सक्रिय परिवहन होती है, यानी कि ऊर्जा खर्च करके। जो प्लांट्स होते हैं वो एटीपी खर्च करते हैं। पत्तियों में जो खाना बना है उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए प्लांट्स जो है वो एटीपी खर्च करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, तब जाकर के उस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज पाते हैं। देखो, खाना बना ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन इस ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा पहले, तब जाकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाएगा। अब सुक्रोज के रूप में जो है ये खाना प्लांट के अलग अलग भाग में जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा खर्च जो है प्लांट को करना पड़ता है। जैसे जल को जो जाइलम से पहुंचाया जाता है पत्तियों तक, इसमें किसी भी ऊर्जा की खर्च नहीं होती है, एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता है। लेकिन सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, वो सक्रिय परिवहन है, ऊर्जा खर्च करके प्लांट्स ऐसा करते हैं। फ्लोएम में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ स्थानांतरित किया जाता है? खाना भले ही बनता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम के जरिए, एटीपी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके सुक्रोज के रूप में। वसंत ऋतु में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण किस भाग में होता है? तो वसंत ऋतु में जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो जड़ों में जो खाना संचित किया गया होता है उसे कलिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम में स्थानांतरण के दौरान किस कारण जल फ्लोएम में प्रवेश करता है? जैसे यहां पर देखो, पत्तियों में खाना बना, ठीक, पत्तियों में खाना बना, वो खाना जो है ये कंपेनियन सेल है, साथी कोशिका है, साथी कोशिका से होते हुए इस सीव ट्यूब में आता है, ये सीव ट्यूब है, और ये सुक्रोज है ना। खाना बना था ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एटीपी खर्च करके जो है, एटीपी खर्च करके इस कोशिका से कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर लाया गया,
उसके बाद क्या होगा, जैसे अंदर लाया जाता है जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और बगल में जाइलम होता है। जाइलम से पानी जो है इस फ्लोएम के सीव ट्यूब के अंदर आता है और उसके बाद ये जो सुक्रोज है विलय रूप में जहां परासरण दाब कम होता है वहां ये सुक्रोज पहुंच जाता है। जैसे यहां पर दिखाया गया कि यहां पर पहुंचा, ये सिंक सेल है, यानी कि यहाँ जड़ में जो है इस सुक्रोज को पहुंचाया जा रहा है। तो ऊपर में परासरण दाब ज्यादा है, नीचे में कम है। उच्च परासरण दाब से निम्न परासरण दाब की ओर जो है ये सुक्रोज जाएगा, फिर यहां पर एटीपी खर्च करके इस रूट सेल में जो है पहुंचाया जाएगा खाना को। तो फ्लोएम में स्थानांतरण के दौरान किस कारण जल फ्लोएम में प्रवेश करता है, कहां से, जाइलम से, तो परासरण दाब बढ़ने से। ए हमारा राइट आंसर। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को किस माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। पौधे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के कई सारे तरीके अपनाते हैं। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे अतिरिक्त जल है तो वाष्पोत्सर्जन से वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। जो पत्तियां झड़ने वाली होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थ को जमा कर दिया जाता है ताकि पत्तियां झड़े तो अपशिष्ट पदार्थ भी पादप से निकल जाए। और आसपास की मिट्टी में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। तो उपरोक्त सभी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुराने जाइलम में क्या संचित रहता है, जो रेजिन और गोंद है ये भी पादप में अपशिष्ट पदार्थ है जो पुराने जाइलम में स्टोर किए जाते हैं। पौधे अतिरिक्त जल से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन पौधों के लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो प्लांट के लिए अपशिष्ट उत्पाद है। पादपों में उत्सर्जन के बारे में आपको बस इतनी सी बातें ही पढ़नी है। तो पादपों में जो उत्सर्जन है, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न तरीके अपनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बना वो पादप के लिए अपशिष्ट उत्पाद जो है वो कही जा सकती है। उसके बाद जो अतिरिक्त जल है उससे छुटकारा वाष्पोत्सर्जन के जरिए पाते हैं। पादप में बहुत से मृत कोशिकाएं होती हैं, वे अपने कुछ भागों जैसे कि पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। पत्तियों को गिरा करके अपशिष्ट पदार्थ को पत्तियों में जमा कर लिया जाएगा और पत्तियों को गिरा दिया जाएगा। बहुत से अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं, रसधानी में स्टोर किए जाते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं, जो पौधों से पत्तियां गिरती हैं उनमें। उसके बाद जो रेजिन और गोंद, ये जो अपशिष्ट उत्पाद है इसे पुराने जाइलम में स्टोर किया जाता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मिट्टी में जो है उत्सर्जित करते हैं। तो कई सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी गई, मतलब कई सारे तरीके हैं प्लांट्स जिनसे वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन के जरिए बाहर निकालते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को जो है बहुत सारे प्लांट्स अपने वैक्यूल में स्टोर कर रखते हैं। पुरानी पत्तियां जो होती है झड़ने वाली होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थ को भेज दिया जाता है ताकि पत्तियां झड़े तो वो भी निकल ले। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो भी अपशिष्ट उत्पाद है। जो रेजिन और गोंद ये अपशिष्ट उत्पाद है, पुराने जाइलम में इसको स्टोर किया जाता है। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं कुछ अपशिष्ट उत्पादों को अपने आसपास की मिट्टी में निकालते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है उत्सर्जन से रिलेटेड। यहां से प्रश्न जो है आपकी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन में, जल और खनिज लवणों के वहन में, जल और खनिज लवणों के वहन में, भोजन के वहन में, अमीनो अम्ल के वहन में फ्लोएम का रोल होता है ना, फ्लोएम का रोल होता है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण के लिए यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके लिए आवश्यक है कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में ये एमसीक्यू दिया हुआ है। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, सही है। गोंद पौधों का उत्सर्जित उत्पाद है, सही है। देखो एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है और कहां से पूछा गया है, इसी वाले कटआउट से पूछा गया है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होते हैं तो नहीं है, रसधानी में संचित होते हैं। रसधानी में संचित होते बोल सकते हो। तारक केंद्र तो पादप कोशिका में पाया ही नहीं जाता है। तारक केंद्र ये एक कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है या फिर सह उत्पाद है, आप बोल सकते हो, सही है। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर
इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। बचे हुए प्लान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे और ये जो बोटनी है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।